आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट था ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट का, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिटर्मिनेंट्स और फिर रिलेशनशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट विद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये स्टडी किया था। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। क्वेश्चन 7 इन्होंने कहा है, सेवन ए ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, इनकम एंड सेविंग। तो हमारा सिंपल है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। बी, how does an increase of income affect the level of consumption in an economy? इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ कंजम्पशन को कैसे इफेक्ट करता है? इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। हाउ डज केन्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बेस्ड ऑन हाउस होल्ड इनकम एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस? हाउस होल्ड इनकम के केस में वो केन्स फंक्शन जो है वो हम बताएंगे, केन्स का लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज होगी तो हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो उस रेशो से नहीं होती जिस रेशो से इनकम इंक्रीज होती है। और जो पोर्शन नॉट कंज्यूम्ड है वो सेविंग बन जाता है। हाउ स्टेबल इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन दो चीजें, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहती है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होती रहती है, वो स्टेबल नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टेबल है जी। और की क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन हाउ ए फॉल इन इंटरेस्ट रेट विल इफेक्ट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पार्ट ए, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या करेंगे? अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा क्या इफेक्ट होता है इसका इन्वेस्टमेंट पे? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, वो इनवर्स रिलेशनशिप बना देंगे, डाउनवर्ड स्लोप। हाउ माइट द मोटिव्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट बाय ए गवर्नमेंट एंड ए प्राइवेट सेक्टर फर्म डिफर एंड गिव एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट दैट दे माइट अंडरटेक। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट लगाती है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना। और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। जो डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह जो हैं गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स है जी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसे हम कहते हैं। और जो मशीनरी परचेज करना, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल्स है जी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ dash generated from investment is greater than dash, then profit maximizing firm will invest. If टेक्निकल टर्म क्या है? अगर बताना क्या चाह रहा है, फर्म उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगी अगर उसका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट को हमने क्या नाम दिया था? IRR भी से कहते थे। MAC, marginal efficiency of capital, is greater than market rate of interest. ठीक है, if marginal efficiency of capital generated from investment is greater than the market rate of interest, profit maximizing firm will invest. What might cause a shift in the marginal efficiency of capital curve? शिफ्ट कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट रेट से क्या? नहीं, इंटरेस्ट रेट तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, शिफ्ट तो अदर डिटर्मिनेंट से होगा। पूछ क्या रहा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या डिटर्मिनेंट्स है इन्वेस्टमेंट के मेरे भाई? दो तरह के, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है जी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था? और कोई क्वेश्चन? और कोई नहीं? चलिए आज चैप्टर 7 को कंक्लूड करते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि 15-20 मिनट में मेरा ख्याल है कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद हमने टेस्ट की डिस्कशन करनी है। हमारे मेरे ख्याल है 2-3 टेस्ट पेंडिंग, उनकी डिस्कशन नहीं हुई, तो वो टेस्ट की इसीलिए आज आपको क्लास में टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जी, कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं आज हम 2। पहला कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा, इसके डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा। क्या गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी चाहिए विद इन द इकोनॉमी? कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में आउटपुट में इजाफा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इसीलिए गवर्नमेंट की, हर कंट्री की गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कोशिश कर सकते हैं? गवर्नमेंट क्या कोशिश कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए? ये हम स्टडी करने जा रहे हैं आज। गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री। एक कंट्री में गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है लेवल ऑफ, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है? बिल्कुल, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इफेक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को। पहले बता रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट कैसे इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी? इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दे, बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से लोन लेना इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो जाएगा, बोरोइंग आसान हो जाएगी, और वो बोरोइंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, मशीनरी वगैरह खरीदेंगे, नई फैक्ट्रीज लगाएंगे। इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, कंजम्पशंस को इन्फ्लुएंस करके, अब एक तरफ देखें इंटरेस्ट रेट के जरिए इन्वेस्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि आप फंड्स लीजिए और नई फैक्ट्रियां बनाएं, दूसरी तरफ लोगों को इनकरेज कर रहे हैं आप भी ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें, क्योंकि अगर लोग चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो ही इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। अगर कंट्री में गाड़ियों की डिमांड ज्यादा होगी तो कार मैन्युफैक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया प्लांट लगाएंगे ना, तो वो दोनों एंड से, कंज्यूमर के एंड से भी और इन्वेस्टर के एंड से भी इन्फ्लुएंस कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंजम्पशन को इंक्रीज कैसे? मनी सप्लाई बढ़ा दे। अब मनी सप्लाई तो आपको बताया था ना, नोटों की तादाद कितनी है विद इन द कंट्री, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, गवर्नमेंट ज्यादा नोट जो है सर्कुलेट करे इकोनॉमी में, तो लोगों के पास पैसे ज्यादा नोट्स आएंगे, कंजम्पशन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी चीजों की। इन्वेस्टर भी जब देखेगा मार्केट में ज्यादा डिमांड है, नए कारखाने लगाएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट क्रिएट होंगी, तो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट को कम करके, कंजम्पशन को इंक्रीज करके, जो लोगों की कंजम्पशन है, अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करके। कैसे? आपने शायद वो आजकल कुछ वो टीवी वगैरह पे डिस्कशन होती है बाज़-औक़ात, कुछ अर्सा पहले की बात है कि जब 50 लाख घर बनेंगे तो उनके साथ पता नहीं क्या कहते हैं 60 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट होंगी और उनमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इस तरह की बात आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी? हैं, सुने? चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी जगह पे जब एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, क्या उससे फायदा सिर्फ अवाम को होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर को भी फायदा होता है? प्राइवेट इन्वेस्टर को बहुत, भाई सरिया तो यूज होगा ना, उधर रेत बजरी भी यूज होगी, ठीक है, मजदूरों को नौकरियां भी मिलेगी, ठीक है, इसके अलावा वो ट्रैक्टर वगैरह भी तो इस्तेमाल होंगे वहाँ पे, वो भी मशीनरी भी इस्तेमाल होगी। तो आप एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट से बहुत से दूसरे लोगों को भी काम मिलता है, रोजगार मिलता है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं। एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट में कह रहा है, अगर आपने विद इन द कंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, कोई ना कोई कारखाना जो है वो, कोई डैम जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, कोई नेशनल हाईवे रोड बनाना शुरू कर दे, ताकि जब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो साथ में रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट, इंकरेजिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी। स्टिमुलेटिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस,
बिजनेसमैन जो है लोगों को बुला के मीटिंग कंडक्ट करके उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश की जाए। ऑप्टिमिस्ट जो बिजनेसमैन होंगे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो पेसिमिस्ट बिजनेसमैन होते हैं वो जब देखते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इनकरेजिंग इन्वेस्टिंग फर्म्स को इनकरेज किया जाए। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? स्टिमुलेटिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस भी तो इन्वेस्टर्स का ही होता है। हाँ, यहाँ इंडिविजुअल कर रहे, इन्वेस्टर के प्रोड्यूसर कर ले, यहाँ पे उन्हें इनकरेज किया जाएगा डिफरेंट इंसेंटिव देके, जैसे टैक्स में रिडक्शन देके, सब्सिडीज प्रोवाइड करके, ठीक है, कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। अब डेफिनेटली जब सब्सिडी मिलेगी वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। ये कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं, पॉलिसीज हैं जिनके ज़रिए से गवर्नमेंट मुल्क में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस करके, डिक्रीज करके, कंजम्पशन, सप्लाई ऑफ मनी के जरिए से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करके रिलेटिंग इंडस्ट्री में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रमोट करके, बिजनेस कॉन्फिडेंस स्टिमुलेट करके, और जो इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं उनको सब्सिडीज वगैरह के जरिए से इनकरेज कर। कोई मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं था। इसी तरह के कंसेप्ट ये भी है, बल्कि उससे भी आसान। कहता है मुल्क में इंटरेस्ट रेट, आप अक्सर देखते होंगे अखबारों में कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट शरह सूद जो है वो 0.5% बढ़ा दिया या कम कर दिया। कह रहा है ये इंटरेस्ट रेट जो होता है इसके चेंज होने से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। एग्जाम्पल हमने कंसेप्ट समझना है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट के साथ भी समझ सकते हैं, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट के साथ भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो डिक्रीज का इफेक्ट होगा इंक्रीज उसका अपोजिट होगा, जो इंक्रीज का इफेक्ट होगा डिक्रीज उसका अपोजिट होगा। तो हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखा कि ज्यादातर आईकैप कैसे पूछता है, आईकैप ज्यादातर डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट पूछ रहा था। हमने कहा चले हम भी इसी तरीके से पढ़ देते हैं, लेकिन अगर इंक्रीज का भी पूछ ले वो इसका अपोजिट होगा, वो कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ, सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा, कम क्यों हो जाएगी सेविंग इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से। लोग कहेंगे भैया अब बैंक से इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है तो बैंक में पैसे रखने का फायदा। सेविंग डिक्रीज, जब सेविंग डिक्रीज होगी, सेविंग और कंजम्पशन का रिलेशनशिप, तो कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ेगा। पहला फैक्ट क्लियर, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो सेविंग डिक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज। फिर बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट, क्यों फर्म्स बारो क्यों करेगी, अब इंटरेस्ट रेट कम जो होगा तो फर्म बारो करेंगी, फिर इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बारोइंग भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। अब ये कैसे भला। अच्छा, टैक्स रेट, अगर ये एक अलग कंसेप्ट बता रहा हूं, टैक्स रेट डिक्रीज हो जाए लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में फर्क पड़ेगा क्या, बढ़ेगी। अच्छा, पाकिस्तान में तो नॉर्मली ऐसा ट्रेंड कम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में यूएसए वगैरह में जो लोग होते हैं वो जब अपनी एजुकेशन जो होती है ना, पढ़ने का खर्चा, ये भी खुद बर्दाश्त कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली। और वो कैसे करते हैं, बैंक से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई होती हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, और जब वो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो बैंक फाइनेंसिंग के जरिए से गवर्नमेंट उन लोगों को घर भी प्रोवाइड करती है। बाद में वो 10, 15, 20 साल तक वो अपनी सैलरी के जरिए से वो किस्त कर्ज उतारते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे तो हमारी सोसाइटी में तो कंसेप्ट ये होता है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। तो पता है एक घर है, वो 2-3 जनरेशन जो है वो उसी घर में रह रही है। फॉरेन कंट्रीज में इस तरह का कल्चर नहीं है, वो कहते हैं जैसे ही बच्चा जो 18-20 साल का उसे अलहदा कर दिया जाए, ठीक है, स्टेट ओनरशिप, वही हो जाए अलहदा। हाँ, इस दफ़ा आपने घर से पैसे नहीं मंगवाने। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ऑन एवरेज उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बैंक का कर्ज उतारने में और सूद देने में निकल जाता है। अब उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखें, पाकिस्तान की एग्जाम्पल नहीं, उस एग्जाम्पल को। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, उनको फायदा होगा नुकसान होगा,
उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का कम हो जाएगा। भैया कैसे कम होगा? फिस्कल डेफिसिट पता है आपको क्या होता है? फिस्कल बजट क्या होता है? गवर्नमेंट का पूरे साल के इनकम और एक्सपेंस। क्या पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट है, इसकी इनकम ज्यादा होगी पूरे साल की या एक्सपेंसेस? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस ज्यादा है, शॉर्टफॉल आ गया। गवर्नमेंट शॉर्टफॉल कैसे फिल करती है? लोन लेके। वो गवर्नमेंट को जहां से लोन मिलने की ऑप्शन होती है, गवर्नमेंट वहां से लोन मांगती है। पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक से भी, बाहर के बैंक से भी आई है, इंटरनेशनल फंड से भी, पाकिस्तान लोकल से भी। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लोन लिए हुए हैं कमर्शियल बैंक से और इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, गवर्नमेंट को फायदा है कि नहीं? बिल्कुल फायदा है। क्या? इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर भी यहाँ जितना को लोन लिया हुआ कि डेफिसिट फिर भी रहेगा, लेकिन अब क्या होगा? कम हो जाएगा। और आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो बैठा हुआ है वो अपना पैसा पाकिस्तान से निकाल के इंडिया में ले जाएगा, बांग्लादेश में। क्यों? जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ठीक है, ये कुछ समझ आई आपको? इंटरेस्ट सब समझ? तो बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट का, आजकल पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है ना, उलट बताइए ना क्या होगा? सेविंग ज्यादा, बैंक में पैसे रखेंगे क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कंजम्पशन कम हो जाएगी, बोरिंग क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा है फर्म्स के लिए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम क्योंकि अब ज्यादा हिस्सा इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गई, इनफ्लो फंड होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का, पाकिस्तान में तो बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इंडिया से पाकिस्तान में आ जाएंगे। मॉर्टगेज होता है उधार पे जब आपने घर बनाया हो, उधार लेके घर बनाया हो, इसे कहते हैं मॉर्टगेज। हाँ, बनाना, हाँ घर। अच्छा, तरसी हुई नजरों से मुझे देख रहा भाई, जो लोन लेके जो मर्जी कर लो, मुझे क्या इतराज है मेरे भाई, जो मर्जी कर लो। हाँ, लेकिन बैंक सिर्फ घर बनाने के लिए कर्जा देता है, जो मकसद आपके जहन में उसके लिए बैंक कर्जा नहीं देता। चलिए ठीक। सेविंग रेट इंक्रीज हो जाए। अच्छा, सेविंग रेट क्या होता है भला? जो बैंक सेविंग रेट नहीं, ये जो पूरे इकोनॉमी के अंदर लोगों की कंजम्पशन सेविंग है, ये वो है, लोग सेविंग ज्यादा कर। हाँ, सेविंग रेट का मतलब क्या है? लोगों ने सेविंग करने ज्यादा। सेविंग रेट इंक्रीज हो जाए, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंजम्पशन, सेविंग बढ़ेगी, कंजम्पशन तो होना ही अपोजिट है एक दूसरे का। कंजम्पशन डिक्रीज होगी, लोगों की डिमांड भी, चीजों की डिमांड भी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा क्योंकि लोग चीजें कम डिमांड, कंजम्पशन कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो जो फर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगी, लेकिन हर इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। अब यहां पे ध्यान में रखिए, फर्म ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई किस वजह से? इंटरेस्ट रेट कम हो गया था, इस वजह से। लेकिन बैक एंड पे देखें, ओवरऑल इकोनॉमी में सिचुएशन क्या चल रही है? लोग सेविंग ज्यादा करते हैं, लोग सेविंग ज्यादा, कंजम्पशन कम करते हैं, डिमांड कम करते हैं। फर्म सोचेगी अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट अगर कर भी दूं, बेचूंगी किसे चीजें? क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड तो कम है, इकोनॉमी के अंदर सेविंग ज्यादा हो रही है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट होगी जरूर, हर सेक्टर में नहीं, सिर्फ उन सेक्टर में जो बेसिक नेसेसिटीज वाले हैं, फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड सेक्टर्स में, यूं कह लें, हर सेक्टर में नहीं, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी का ट्रेंड सेविंग का है, कंजम्पशन का नहीं है, कंजम्पशन कम है। नई इन्वेस्टमेंट कर भी दी आपने, चाहे देखें बिजनेसमैन पता क्या कहता है, वो कहता है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट से गर्ज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होना स्टिल पॉसिबिलिटी है मैं कोई इन्वेस्टमेंट ना करूं। क्यों? अगर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, मैं फिर भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं, क्या? अगर इकोनॉमी में डिमांड हो। तो बैक एंड पे देखें, जब डिमांड या कंजम्पशन ही नहीं है तो इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जरूर, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेक्टेड सेक्टर्स में, हर सेक्टर में नहीं बढ़ेगी।
सेविंग बढ़ने से, चले इसको जरा हम पढ़ते हैं। ये आप आइए, नहीं डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, मैं जरा उसकी लिंकिंग सोच लूं कि आपको कैसे समझाना है। ये जो इफेक्ट है ना इंटरेस्ट रेट का, ये इसके समझाने के। चलें शुरू कर। यहां क्या समझाया था? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकती है? कंजम्पशन कैसे इंक्रीज की? हाँ, मनी सप्लाई इंक्रीज करके। मनी सप्लाई इंक्रीज की तो कंजम्पशन बढ़ गई, लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग जाके बाजार में फिर खरीदने की कोशिश करते हैं चीजें, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज कर गई, सप्लाई ऑफ मनी। क्या जैसे मनी का मतलब करेंसी नोट्स, करेंसी नोट की सप्लाई है, ये कौन करता है? सब सप्लायर कौन है? सिर्फ एक पूरे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या रफली स्पीकिंग गवर्नमेंट है। जिस तरह सप्लाई ऑफ मनी होती है, जरा बताइए डिमांड ऑफ मनी भी है कि नहीं? भाई सोच के बताइए। अब आपने कंसेप्ट पूछा है ना, तो बताना मैंने तसल्ली से है। सप्लाई, क्योंकि आगे भी यूज होगा। सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लायर ऑफ मनी कौन है? जब गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी है तो क्या डिमांड ऑफ मनी नहीं होगी? डिमांड ऑफ मनी कौन डिमांड करता है मनी को? कंज्यूमर्स, हम लोग जो है। चलिए ठीक है। जिस तरह हर चीज की एक प्राइस होती है, हर चीज की सप्लाई एंड डिमांड होती है, और सप्लाई एंड डिमांड के इंटरेक्शन से उसकी मार्केट प्राइस डिसाइड होती है, उसी तरह क्या सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ डिमांड है? दोनों के इंटरेक्शन से उनकी प्राइस डिसाइड होगी। मनी की प्राइस, मनी की प्राइस क्या होती है? बाकी चीजों की प्राइस तो होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की डिमांड और सप्लाई होगी, इसकी प्राइस क्या होगी? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। अब जरा देखिए, नहीं अभी नहीं कमाल हुआ भाई, अभी जरा देखिए। हाँ डायग्राम से, ठीक है। ये इधर रख लेते हैं क्वांटिटी, इधर रखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वांटिटी ऑफ मनी, बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। ये कर्व है मनी डिमांडेड कर्व। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, लोग कम पैसे डिमांड कर रहे हैं कि ज्यादा? कम। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लोग कहेंगे ज्यादा। एक मिनट है, एक मिनट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे कि बैंक में जाके रखवाएंगे? निकलवाएंगे। निकलवाएंगे, मैं भी यही कह रहा हूँ यार। भाई मुझे समझाने तो थे। पैसे निकलवाएंगे तो डिमांड फॉर मनी मुल्क में ज्यादा हुई कि कम हुई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, डिमांड ज्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, डिमांड कम है। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अच्छा, अब जब डिमांड फॉर मनी हमारी कम हुई, अब देखिए जैसे मैंने इफेक्ट बताया था ना कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे कुछ और है, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे कुछ और है, ठीक है। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बैंक के पॉइंट, ये डायग्राम समझ आ गई ना? बस ये, बाकी इसके बाद नेक्स्ट की चैप्टर में समझाऊंगा। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर इकोनॉमी में डिमांड फॉर गुड्स कम है, लोग पैसे ज्यादा डिमांड करेंगे कि कम? सोच के बताना भाई। कम डिमांड करेंगे।
बैंकर बन के सोचें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करेंगे कि कम? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करेंगे क्या कम? कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बैंकर है, आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लोग डिमांड नहीं कर रहे एक चीज की। जब लोग किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे होते, उसकी प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है। जिस चीज की डिमांड कम हो, अब देखिए डिमांड चीजों की कम हुई, डिमांड फॉर मनी भी कम हुई। जब डिमांड फॉर मनी कम होगी तो फिर प्राइस ऑफ मनी भी कम होगी, और प्राइस ऑफ मनी क्या होती है? इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो डिमांड के कम होने से इंटरेस्ट रेट कैसे कम होगा, ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? क्योंकि जब चीजों की डिमांड कम हुई, लोग पैसे डिमांड नहीं कर रहे, लोग पैसे डिमांड, बैंक उनको इनकरेज करना चाहता है, भैया पैसे लीजिए, जाके खर्च कीजिए। बैंक कैसे इनकरेज कर सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके। इसीलिए जब डिमांड कम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। आखिरी क्वेश्चन मुझे बताइए, वही जो चैप्टर 2 में भी मसला आता रहा है। यहां पे कंसेप्ट ये सिखाया जा रहा है कि मनी डिमांडेड और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, मनी डिमांडेड ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, कम। लेकिन यहां पे तो ये सिखाया जा रहा है डिमांड कम तो इंटरेस्ट रेट कम। ये है इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन डिमांड। इंटरेस्ट रेट का डिमांड पे इफेक्ट कुछ और है, डिमांड का इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट कुछ और है। ये है इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन इंटरेस्ट रेट। ये भूल गए ना? प्राइस बढ़े, डिमांड क्या होती है? कम होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। और डिमांड कम हो तो प्राइस क्या होती है? कम होती है। ये क्यों नहीं इनवर्स? ये बात समझ आई? कंसेप्ट समझाया था? प्राइस नहीं समझ आई ना? तब प्राइस बढ़ा, जिसमें तालियां बजाते थे आप, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, इनवर्स रिलेशनशिप। यह है इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। और अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गई। राइट वर्ड शिफ्ट आता था कि नहीं आता था? ये क्यों नहीं इनवर्स? क्योंकि ये इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। प्राइस का बात एक नहीं है, प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड और चीज है, और इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस और चीज है। नहीं समझ आया? आज तक नहीं समझ आया, आज कैसे समझ आना? समझ आ गई? तो फिर मुझे बताइए, ये डायग्राम क्या बता रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मनी डिमांडेड कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, मनी डिमांडेड ज्यादा, इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे फिर ये क्यों है? डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर मनी कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा। हाँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट का इफेक्ट है डिमांड पे, ये डिमांड का इफेक्ट है इंटरेस्ट पे। दोनों ऑपोजिट है, एक नहीं है मेरे भाई। सारी इकोनॉमी सियासी की तैसी फेर दिएगा, एक नहीं है, दोनों है। मूवमेंट इन डिमांड कर और शिफ्ट इन डिमांड कर का कंसेप्ट क्या था? यही तो था। हाँ, गवर्नमेंट जो सप्लाई ऑफ मनी करती है, ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे बताइए क्या यहां तक आपको समझ आ गई? एक कर्व तो रह गया, कौन से वाला भला? सप्लाई मनी। अब देखिए, सप्लाई मनी सप्लाई का कर्व ये है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्या ऐसा होगा मुल्क में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, गवर्नमेंट कहेगी ज्यादा नोट छापो? ये नोट किसने छापने हैं? क्या गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को सामने रख के नोट छापती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मनी सप्लाई की लाइन ये गवर्नमेंट खुद अपनी पॉलिसीज को सामने रखे, मॉनेटरी पॉलिसी को सामने रखे डिसाइड करती है। ईद आ गई तो ईद आने पे सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा नहीं होगी। ईद आएगी तो सप्लाई ऑफ मनी किधर जाएगी? लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड? राइट वर्ड। क्या गवर्नमेंट मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कर सकती है? अब ये देखिए, ये कंसेप्ट से कंसेप्ट लिंक करवा रहे हैं आप। कर सकती है लेकिन करती नहीं है। ये चीज महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये कहां से सीखा आपने? आपको किसने बताया?
नहीं नहीं, मैंने तो ये बात नहीं बताई। हाँ, जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल। हाँ हाँ, इतने से पैसे, बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया आपने इधर आ गए। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था यार, अब बात को दूसरी तरफ ले गया। मेरे कहने का मतलब था कि क्लास लेने आ गए हैं, क्लास में नहीं भाई, नहीं, कंसेप्ट खत्म। टेस्ट निकाले, मेरे टेस्ट निकाले बस। अच्छा, ये स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे शायद चैप्टर 6 से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस नहीं हुए। 61 से 90 डिस्कस, और आपने याद भी नहीं करवाया। अच्छा चलो ठीक है, तो आज डिस्कस करने थे। अब तो कल डिस्कस होंगे। नहीं, कल डिस्कस करेंगे हम, और फिर इसके बाद चैप्टर 7 के भी डिस्कस हम करेंगे। चैप्टर 7 आज हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज आपको चैप्टर 7 के एमसीक्यूज नहीं दे रहा, ठीक है। चैप्टर 6 के एमसीक्यूज जो 30 है वो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग है। टेस्ट अपने सामने रखिए, टेस्ट नंबर है हमारा 5, 6 है, टेस्ट 5 नहीं दिया गया आपको। कितने स्टूडेंट के पास टेस्ट 5 इस वक्त नहीं है, और कितने स्टूडेंट के पास टेस्ट 6 नहीं है? चलिए, टेस्ट 6 आप सबके पास है, टेस्ट 5 क्यों नहीं लेके आए आप लोग? भाई मुझे तो उन्होंने रिपोर्ट दिया टेस्ट 5। भाई टीए को बुलाइएगा जरा, टेस्ट 5 भी मैंने। चलिए टेस्ट 6 डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने 5, 6 और 7 3 टेस्ट डिस्कस करने हैं ना। चलिए डेली का एक डिस्कस करते हैं, आज 6 कर लेते हैं, कल फिर 5 कर लेंगे। मैं उसे कहता हूँ कल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। टेस्ट 6 ये हुआ था हमारा दिसंबर 19 को, और ये चैप्टर 1 का है। सबसे पहला, लिस्ट द 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड आइडेंटिफाई हाउ ईच इज रिवार्डेड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और बताइए लैंड को क्या रिवार्ड मिलता है? रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। अच्छा मुझे बताइए, मैंने क्या किया, पहले लिखा हेडिंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिर हेडिंग दी रिवार्ड, फिर उसके बाद लिख दिया मैंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या मेरी ये प्रेजेंटेशन ठीक है? नहीं, पैरेलल लिखना है, क्योंकि अगर ऊपर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीचे सारे रिवार्ड लिख देंगे तो ये क्लासिफाई करना मुश्किल होगा कौन सा रिवार्ड किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है। तो कोशिश करें हाँ पैरेलल लिखें। 1 का पार्ट बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? व्हाई इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव टू द ओरिजिन? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? मुझे सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन याद है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which a consumer, which an economy can produce using all of the resources fully and efficiently. efficient, बिल्कुल। पीपीसी डाउनवर्ड क्यों है? डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, एक ही प्रोडक्शन बढ़ानी है, दूसरे की कम करनी पड़ेगी ना। और कनकेव टू ओरिजिन क्यों है? ये तो वो लाइन होती थी हमारे, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ यूज ही नहीं होती टर्म। नहीं, पहले से टर्म का नाम बताएं। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, और किस वजह से? बिकॉज सम ऑफ द रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंट। ये रटा लगवाया था ना आपको, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग गुड ए एंड सम आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग गुड बी। नहीं याद किया आपने? अच्छा चलें, कोई बात नहीं। कंसेप्ट रिफ्रेश तो हो गया ना कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम?
2 पे आइए, कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म अपॉर्चुनिटी कास्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जी बताइए अपॉर्चुनिटी कास्ट डेफिनेशन क्या है? वैल्यू ऑफ मोस्ट बेनिफिशियल अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस या फॉरगॉन। एग्जाम्पल क्या है? अपॉर्चुनिटी कास्ट के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरनेशनल ट्रेडर के पॉइंट। उसने कहा एक एग्जांपल मांगे, किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दे। भैया आप इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए अपॉर्चुनिटी कास्ट के एग्जांपल। हाँ 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 गवर्नमेंट कहाँ से? मैंने इंडिविजुअल की एग्जांपल मांगी है। आपके पास अनलिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड है, अगर आपको दो चीजें कौन सी पसंद है बताइए? फलों में एप्पल ऑरेंज। अगर आप एप्पल, वैसे तो आप दोनों चीजें हासिल करना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड पैसों की वजह से एक चीज हासिल करें। अगर एप्पल हासिल करते हैं तो ऑरेंज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक एप्पल की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी? वो ऑरेंज जो आपने सैक्रिफाइस किया। जी अच्छा आपने भी एग्जांपल देनी, चले आप भी दे दें, पर आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दीजिए। और कुछ भी नहीं बना सकता प्रोड्यूसर, अनलिमिटेड फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है उसके पास। जी हाँ बिल्कुल शाबाश, ये चीज वो कह रहा है सर ये सियालकोट में कंपनी है, वो उसके पास जो लकड़ी आती है वो लिमिटेड उसके रिसोर्सेज है, या तो क्रिकेट का सामान बना सकते हैं या हॉकी का। अगर क्रिकेट का सामान बनाती है तो हॉकी का सामान जो नहीं बना रहे, अगर वो गुड ए से रेवेन्यू जनरेट करती है तो गुड बी जिसको उसने सैक्रिफाइस किया उसका रेवेन्यू उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जांपल है? जी आप बताइए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी कास्ट। हाँ शाबाश, गवर्नमेंट अगर रोड बना रही है तो जो हॉस्पिटल वो बना सकती थी, सैक्रिफाइस किया, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेडर्स के चले कोई बात नहीं, बता दो। अब मेरा भाई देख के ये बता दे कि इंटरनेशनल ट्रेडर की एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कास्ट की। इंटरनेशनल ट्रेडर, इन जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं, ये भी तो अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट इन पे अप्लाई होता है। इसकी एग्जांपल बता दीजिए मेरे भाई। भाई देख के भी नहीं बता सके यार, ऐसे ना। हाँ बता ना। बाल लाल हो गए हैं? कान लाल हो गए हैं? जी भाई बताइए। अच्छा यार तुम सारे बोल लो अगर फॉरेन ट्रेडर्स एक्सपोर्ट करते हैं तो जो लोकल मार्केट से सेल करके रेवेन्यू हासिल हो सकता था वो उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। क्वेश्चन 3, हाईलाइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेरा भाई मुझे डिफरेंस बताएगा माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज। आगे सारी बातें छोड़ें, 3-4 टॉपिक्स बता दे जो माइक्रो में डिस्कस होते हैं। कॉलेज माइक्रो है अच्छा, राम मैक्रो है। अच्छा लाहौर मैक्रो है, कॉलेज माइक्रो है, लाहौर मैक्रो है। भैया बस कर देना कीजिए आप, खुदा कुछ भी नहीं पता। अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना बता दें किस चैप्टर से शुरू होकर किस चैप्टर पे खत्म होती है? 2 से लेके 1 भी माइक्रो का ही टॉपिक है। तो उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? क्या मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा? तो बताए ना कि प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, ये भी बताएं। कॉलेज में भी इंडिविजुअल के कॉलेज को छोड़ दे भाई, ठीक है ठीक है। इसके बाद फर्म इक्विलिब्रियम जो है,
फर्म की प्राइसिंग, कॉस्ट डिसीजन, आउटपुट डिसीजन, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से कंसेप्ट पढ़ते हैं? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, मैक्रो इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 4, ब्रीफली एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इट्स एडवांटेजेस। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है? कि एक्सपर्ट ट्रेनिंग के जरिए से एक्सपर्टीज डेवलप की जाए, किसी एक काम को सब डिवाइड किया जाए डिफरेंट पार्ट्स में, और हर लेबर को जो है उसकी एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाए ट्रेनिंग वगैरह के जरिए से, स्पेशलाइजेशन। एडवांटेजेस क्या हैं? कम टाइम में टास्क कंप्लीट हो जाता है, एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी कम हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। क्वेश्चन 5, ड्रॉ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एक्स एक्सिस पे हैं कि वाई एक्सिस पे, और कैपिटल गुड्स, इनसे फर्क कुछ नहीं पड़ता। वैसे आपकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी लेकिन आएगी कनकेव ही। जिसको मर्जी आप एक्स एक्सिस पे रख लें, जिसको मर्जी वाई एक्सिस पे रख लें, वो आपकी मर्जी है, शेप सेम आएगी। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जी। तो ये ड्रॉ करना आता है आपको प्रोडक्शन। होमवर्क से याद है, कल आज के लिए भी कोई होमवर्क दिया हुआ था? कल के लिए आपका होमवर्क, आपने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 2 दफा ड्रॉ करके लाना है। क्वेश्चन 5 का 6, व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म, एक्सप्लेन हाउ इट रिजॉल्व द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मार्केट मैकेनिज्म क्या है? फ्री इकोनॉमी में जो डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्राइस मैकेनिज्म के जरिए से होते हैं, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म क्या है कि डिसाइड करना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम, थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाउ इट रिजॉल्व बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होता है? प्राइस मैकेनिज्म, जिसकी प्राइस ज्यादा होगी वो प्रोड्यूस हो। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे होता है? कॉस्ट कम होगी। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिनकी परचेजिंग पावर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइस पे कर सकते हैं। 6b, ब्रीफली स्टेट डिमेरिट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क होता है, इन्फ्लेशन का रिस्क है, मोनोपली, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होती है, अनइक्वल होती है इसमें, बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग रन प्लानिंग नहीं होती। चलिए, ये था टेस्ट 6। मुश्किल तो नहीं था, आसान था, हाँ आसान था। चलिए, टेस्ट 5 आपको दे दिया क्या? टेस्ट 5 आपके पास है? नहीं है, चलिए टेस्ट 7 है, टेस्ट 5 हो गया कॉपी, टेस्ट 5 है। चलिए टेस्ट 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कल